कहते हैं और जहाँ पर सारी दुनिया हार मान जाती है, हम वहीं से अपनी जीत की जो इबारत है वो लिखना शुरू कर देते हैं। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट, सदा सकारात्मक रहते हैं हम भारतीय। अब मैं प्रोग्राम को गति प्रदान करते हुए लक्ष्मीबाई के एंकर्स को बुलाना चाहूँगा। वो आ चुके हैं मेरे पास। आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को बच्चों। Hello everyone, here we are again presenting before you with a new dance act. So, tonight we pay tribute to the legendary of Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai is the queen of Jhansi. She regarded as the one of the greatest freedom fighter of our India. Rani Lakshmibai is known for her outstanding bravery, who is the biggest name in the freedom struggle against the Britishers. So we would like to present before you glimpse of this. Thank you. बहुत अच्छे बच्चों। अब उस वीरांगना की जो जीवन गाथा है वो हमारे 9th और 8th के बच्चे आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसने अकेले के दम पर अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। अंग्रेज भी उन्हें इकलौता जो योद्धा है वो कह के पुकारते थे और उनके नाम से दहशत खाते थे। झांसी की एक महान सभ्यता जहाँ मिट्टी भी सुंदर थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो गई थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। भारत है प्रचंड। वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। विजयी भव
General Lord Dalhousie के orders. We have to give up your Jhansi now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस एक्ट के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार एक योद्धा की भांति उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और उन्हें कई बार मैदान में, जंग के मैदान में धूल चटाई और फिर वीर गति को प्राप्त हो गई। इसके पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं शिव तांडव के एंकर से कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। Hello everyone, I hope you enjoying this program with a new excitement. So here we presenting a dance form of Shiv Tandav. It is a vibrant dance form famous for its energetic movements and rhythmic tones. This dance is not about for movement, it is about for the emotions and telling a story. Join us as we dive into the fascinating world of Shiv Tandav. Thank you all of you and for being here. वो सबका ना इनका, वही शून्य है, वही एका है, जिसके भीतर बसा शिव है। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। वही शून्य है, वही एका है।
सज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गलिङ्गमालिकाकवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटामटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमाधरी ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणम् सप्तति प्रमोदमान मानसे कृपा प्रकाश धोरणी निरुद्ध दुर्धरापने क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् नमः शिवाय जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे भोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा भोले के सहारे भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे भोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा भोले के सहारे भोले की भक्ति में नी के सारे आज मुझे भोले की भक्ति में नी के सारे आज बोले हर हर महादेव हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हमको लेके बोले गाँव में हाल भर में न है तू ख्याल भूल गए हैं दुनिया जब से इसके बाद हॉरर सॉन्ग जिसके लिए आपको मैंने इतने देर तक रोक के रखा था, बस वो थोड़ी ही देर में आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। अतः एक एक्ट है
कोचिंग अड्डा वाले बच्चे से भी आ गए। कोचिंग अड्डा जो एक्ट है उसके माध्यम से जो हमारे बच्चे आपको संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। बात कुछ ऐसी है कि इस प्रतियोगिता के दौर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हाई स्कूल पास करते हैं और हाई स्कूल पास करते ही उनके मन में दूर दूर रहकर, घर से, माँ बाप से दूर दूर रहकर कोचिंग करने की जो लालसा है वो बहुत जागती है। लालसा से तात्पर्य, ये बहुत ही संवेदनशील जो मुद्दा है मेरी नज़र में, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ और यहाँ पे समस्त माता पिता बैठे हैं, तो इस संवेदनशील मुद्दे पर आप एक बार अपना ध्यान अग्रसर जरूर करें। बात ऐसे होती है कि बच्चा घर पे ही ख्याली पुलाव पकाता है कि मैं बाहर बड़े शहर में जाऊंगा, अच्छी कोचिंग में पढ़ूंगा लिखूंगा। वो अपने मन में एक फिक्शन तैयार कर लेता है और जो चीज़ वो मन में सोचता है वो जब तमाम कोशिशों के बावजूद वो वहाँ पर पहुँच जाता है, तो जब उसको मन चाहिए चीज़ प्राप्त नहीं होती है या सही कोचिंग नहीं मिलती है, सही गुरुजन नहीं मिलते हैं और माता पिता हर महीने जो उसके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, ये बड़ी ही एक छिपी हुई बात है जो बच्चे और माता पिता, मैं ऐसी आशा करता हूँ, जरूर समझते होंगे कि हर महीने जो पैसे उनके खाते में भेजे जाते हैं दूर दूर कोचिंग में, उन पैसों के साथ बच्चे के अकाउंट में मानसिक प्रेशर भी जाता है, अपेक्षा का दबाव भी जाता है, जिससे बच्चा अपने पढ़ाई पे जितना ध्यान केंद्रित करना होता है उतना ध्यान केंद्रित वो नहीं कर पाता है और एक मानसिक द्वंद्व से जूझता रहता है। और अक्सर करके आपने भी ये खबरें सुनी होंगी कि बड़े शहरों में बड़ी कोचिंग में करने गए थे तो वहाँ पर सुसाइड के मामले जो देखने को मिलते हैं, ये कोई मामूली एक जो इशू है जो सोसाइटी का कोई मामूली मुद्दा नहीं है। आखिर हम किस प्रतियोगिता की ओर बच्चे को ले जा रहे हैं। एक परीक्षा का भार इतना ज़्यादा अपेक्षा से भर जाता है कि वो परीक्षा का भार बर्दाश्त नहीं कर पाता है और 16-17 साल का बच्चा जिंदगी को कठिन समझता है और मौत को आसान समझता है। तो जो ये सोसाइटी के द्वारा निर्मित एक ऐसा जो प्रेशर है जो बच्चा हैंडल नहीं कर पाता है, इस मुद्दे पे हमें और आपको जरूर गहन ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बच्चे ये कदम उठा जाते हैं और जरा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं। बच्चों के साथ हमें ज़्यादा अपेक्षाओं का दबाव नहीं रखना चाहिए। अधिकतर जो माता पिता हैं वो अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे को उसका सूत्रधार मान लेते हैं और बच्चे से ऐसी आशा रखते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि जो हम ना कर पाए वो हमारा बच्चा करेगा, किंतु हमने उसका मानसिक क्षमता नहीं परखी, उसकी योग्यता ना परखी, उसके रुचि अभिरुचि को ध्यान में नहीं रखा, वो क्या करना चाहता है, हम उससे क्या करवाना चाहते हैं, ये फैसला उसका होना चाहिए। बशर्ते आप इतना कर सकते हैं कि उसकी रुचि के अनुसार, उसके भाव के अनुसार जो वो अच्छा तरीके से करना चाहे, जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहे, हमें उसमें अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट करें और अगर सपोर्ट ना कर सकते हैं तो हम अपनी अपेक्षा का भार उसके कंधों पर, उसके दिमाग पर, उसके कोमल दिमाग पर ना डालें, जिससे कि बच्चा जाने अनजाने कोई ऐसी भूल कर बैठता है जो कि फिर ज़िंदगी भर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता है हमारे और आपके पास। तो यहाँ पर सब इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, सब माता पिता बैठे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई से इतर भी एक ज्ञान की दुनिया होती है, उस ज्ञान से भी रूबरू कराना चाहिए, बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। अच्छी बात है कि थोड़ा सा कंपटीशन का दौर है, सरवाइव करने के लिए काफ़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है, किंतु जिस प्रकार मेहनत जरूरी है सरवाइव के लिए, उसी प्रकार बच्चे को समय देना भी माता पिता के लिए उतना ही आवश्यक और ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चा एक अपने मानसिक कोने में कहीं ना कहीं सॉलिटरी महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, उसकी वो भावना ज़्यादा दिन तक विकसित नहीं रहनी चाहिए। अतः हमें पता भी नहीं चल पाता है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे कब अवसाद में चले जाते हैं और अपने लक्ष्य से रास्ता भटक जाते हैं। उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चे की समय समय पर काउंसलिंग करते रहना चाहिए, अध्यापकों से निरंतर मिलते रहना चाहिए, उसके द्वारा किए जा रही समस्त क्रियाओं को ध्यान से देखते रहना चाहिए, परखते रहना चाहिए और बच्चे पे
थोड़ी सी निगाह भी रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस राह पे जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। इसकी जानकारी रखना हमारी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ताकि भविष्य में हमें और आपको अपने बच्चे की तरफ से और अपने तरफ से किसी भी प्रकार के पश्चाताप की भावना अपने मन में ना रहने पाए। बस आपने हम सबका, हमारे बच्चों का इतना ध्यान रखा, मान सम्मान रखा, आपने अपना अमूल्य जो समय है वो हमारे बच्चों को दिया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने विद्यालय प्रबंधक जी की तरफ से, समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं की तरफ से एवं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की तरफ से आप समस्त आदरणीय माता पिता जन का, बड़े भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि समय समय पर आप अपना ये अमूल्य आशीर्वाद हमारे बच्चों को और हमारे विद्यालय को प्रदान करते रहेंगे। प्रवीण विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है जिस पे आपने शुरू से ही अपना जो अटूट विश्वास है वो दिखाया है, और ऐसी में आशा ही नहीं बल्कि आपसे मैं एक वादा दे सकता हूं अपनी तरफ से और अपने प्रबंधन समिति की तरफ से, अपने साथी अध्यापक अध्यापिकाओं की तरफ से, कि आपने हमें जो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, बच्चे को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम प्रकार के ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए एक आदर्श नागरिक निर्मित करके हम आपको देंगे। आपके बच्चे को, आपसे ज़्यादा वो बच्चा हमारा हो जाता है, हमसे जुड़ जाता है। अतः आपका ये विश्वास हम ऐसे ही कायम रख सकें, इसके लिए आप निरंतर हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। प्रवीण विद्यापीठ आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और हमेशा आपकी ऐसे ही सेवा करता रहेगा, आपके बच्चों को नई दिशा, क्रिएटिविटी प्रदान करता रहेगा। और हम जितना भी हमसे हो सकेगा हम नए नए सुधार करके, नए नए प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से अच्छी जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। अब बस थोड़ी देर में हम थोड़ा सा समय और लेंगे आपका, उसके बाद हम हॉरर एक्ट जो बच्चों ने लगभग 15 से 16 मिनट का तैयार किया है, उसके पीछे उनकी 1.5 महीने की मेहनत जुड़ी है, तो उस मेहनत को जरूर अपना आशीर्वाद देके जाएं। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। और एक बार जो हल्की फुल्की जो नींद आपको आ रही होगी, जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि आपकी जो नींद है वो दूर हो जाए और हमारे बच्चों को आपका Hey guys, what's up? बढ़िया बढ़िया और नितिन क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ 10th के बाद भैया की तरह मैं भी कोचिंग वाला पर चला जाऊँ। सही है भाई। अच्छा, तुम्हारे भैया कोचिंग वाला पर पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हाँ यार, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अरे नितिन, तुम्हारे भैया कब आ रहे हैं घर? क्या हम सबकी उनसे मुलाकात हो सकती है? हाँ क्यों नहीं, अभी 10 दिन बाद आ रहे हैं, आप सब उनसे मिल सकते हो। अच्छा, कौन आ रहा है? किसके भैया आ रहे हैं? मेरी भी दीदी आ रही है, उनकी छुट्टी हो गई कुछ दिन के लिए। अच्छा, तुम्हारी दीदी कोचिंग वाला में तैयारी कर रही थी, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तब तो कोचिंग वाला में और भी बच्चे तैयारी करते होंगे दीदी और भैया की तरह यार। और क्या, लाखों बच्चे कोचिंग करते हैं कोचिंग वाला में दीदी और भैया की तरह। अरे यार, ये लोग कितने मजे करते होंगे और कितनी भीड़ होती होगी, बिल्कुल किसी मेले की तरह। हम भी चलेंगे तैयारी करने वहाँ पर। ठीक है, तो दीदी और भैया से बात करेंगे कि कैसा माहौल है, फिर हम सभी चलेंगे तैयारी करने। इंजीनियर जरूर बनेंगे वहाँ पहुँच गए तो। गाइस चलेंगे। तो इस एक्ट के, ये पहला एक्ट है, ऐसे 4 एक्ट आएंगे। इन 4 एक्ट के माध्यम से बच्चे आपको संदेश देना चाहेंगे। इस एक्ट में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने मन में एक फिक्शन बना लेते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं कि दीदी और भैया बाहर गए हैं तो हमें भी बस उन्हें फॉलो करना है और बाहर हमें रह के, घर से बाहर रह के पढ़ना है। सोचने में और किसी कार्य को करने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। इसी अंतर को महसूस करते हुए जो बच्चे घर पे हैं वो बाहर की तरफ आकर्षित हैं कि भैया दीदी की तरह हम जाएंगे। अब दूसरे एक्ट के माध्यम से जो बाहर रह के बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, उनका जो दुख दर्द है वो बयान करने की कोशिश करेंगे। दूसरे एक्ट में देखते हैं किस तरह का। भाई कैसी तैयारी चल रही है तेरी? किस बार एग्जाम क्या कर पाएगा तू? अरे भाई क्या बताऊं, मैं अजीब सा तनाव महसूस कर रहा हूँ। पहले जो उत्साह था अब वो उत्साह ही नहीं रहा। पढ़ाई में जो आनंद पहले आता था वो आनंद भी नहीं आता। बता भाई मैं क्या करूं? अरे भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी पढ़ाई में मन कम लगता है, बहुत दबाव सा महसूस होता है।
ऐसा ही हाल सबका है भाइयों बहनों, सब यही सोचते हैं। इकट्ठा पाठ्यक्रम दे दिया जाता है, जैसे कि 40-45 किताबें शुरुआत में ही पकड़ा देते हैं। उन्हें देखकर ही अजीब सा डर महसूस होता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो बस यही सोचता रहता हूँ, जब हम घर पर थे तो कितना उत्साह था और बस यही सोचते रहते थे कि एक बार कोचिंग वाला पहुँच जाए, सब कुछ एकदम आसानी से हो जाएगा। आसानी? किस बात की आसानी? ये पीजी का खाना पानी बदलना, ये सारी चीजें तो मेरी बॉडी पे बहुत इफेक्ट डाल रही है यार। मेरे पेट में भी दर्द रहता है। मैं घर पे जितना अच्छा फील कर पा रही थी उतना अच्छा यहाँ पे तो कर नहीं पा रही हूँ। अरे भाई मेरा तो और भी बुरा हाल है। मैं तो होम सिक हूँ, मुझे तो घर की याद ही आती रहती है। मैं यही सोचता रहता हूँ मैं कब घर जा पाऊंगा, कब मम्मी पापा जी से मिल पाऊंगा। अब क्या ही कर सकते हैं भाइयों बहनों, माता पिता ने आशाओं के साथ भेजा है तो पढ़ना तो हर हाल में पड़ेगा, चाहे जो हो। वो बात तो ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, किंतु माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ महसूस होता रहता है। अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भाइयों क्या हुआ? सुना नहीं तुमने? छुट्टियां हो गई, छुट्टियां। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलो भाई, चलते हैं। जब इस बार चलते और करेंगे तो खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। हाँ भाइयों, खूब ऊर्जा के साथ मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। चलो चलते हैं। इस दूसरे एक्ट के माध्यम से आपने पहले एक्ट में जो बच्चे देखे जो घर पे थे, वो इन बच्चों की तरफ कितने आकर्षित थे कि हम भैया दीदी की तरह बाहर कोचिंग करेंगे। किंतु जो बाहर रह रहे हैं उन्हें वहाँ की असलियत का ज्ञान हुआ कि किस प्रकार खाना पीना घर का बंद हो जाता है और बाहर का खाना पीना खाना पड़ता है। घर से दूर रहने के पश्चात जो बच्चे होमसिक फील करते हैं, घर की याद जिन्हें बहुत आती है, आधी ऊर्जा तो उनकी घर की याद में ही चली जाती है या अपने किसी प्रियजन की याद में चली जाती है। तो ये पढ़ाई पे फोकस ना कर पाने से क्या करते हैं कि ये त्योहार की छुट्टियां या किस प्रकार इनके जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है वैसे वैसे इनकी ऊर्जा भी कम होती चली जाती है और ये घर आने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहते हैं। दूसरे एक्ट के माध्यम से बच्चों ने ये दिखाया। अब आगे आने वाले तीसरे एक्ट में जब ये बाहर रहने वाले बच्चे और जब ये घर पे इनके छोटे बहन भाई हैं, इनसे जब मुलाकात होगी तो इनके बीच में उससे पहले ये जो इनके भैया दीदी आने वाले हैं उसके उत्साह को एक्ट 3 में दर्शाया जाएगा। वो देखते हैं किस प्रकार। एक्ट 3। अरे नितिन भैया बड़े खुश नजर आ रहे हो, ऐसा क्यों? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बड़े भैया 6 महीने बाद कोचिंग वाला से कोचिंग करके घर वापस आ रहे हैं। सही कहा तुमने, मेरी भी दीदी अपने अन्य दोस्तों के साथ लौट रही है आज। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरी दीदी भी लौट रही है, बस वो सब आते ही होंगे। एक काम करो, शाम को सब लोग मिलकर मेरे घर पर आ जाओ अपने भाई बहनों को लेकर, एक साथ बैठकर चर्चा भी हो जाएगी और कोचिंग बारे में अधिक सारी जानकारी मिल पाएगी हम लोगों के बाद। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो शाम को मिलते हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है? बाय। शाम को मिलते हैं। अरे बड़े भैया बहुत थके नजर आ रहे हो, ऐसा क्यों? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ यात्रा के कारण और कुछ पढ़ाई का ऐसा लग रहा है तुम्हें। अच्छा, पढ़ाई के दबाव के कारण मतलब इतना प्रेशर? सही में भैया आप लोगों पे इतना प्रेशर रहता है पढ़ाई का? और नहीं तो क्या, 10-10, 12 घंटे निरंतर पढ़ना रहता है, जिसके कारण अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, काफी प्रेशर रहता है पढ़ाई का। घर की याद आती है वो अलग, माता पिता की याद आती है वो अलग। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, घर वालों की याद की वजह से हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते और जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। हमें तो लगता था कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होगे, बहुत मस्ती भी करते होगे, पर आपकी बातें और आपके चेहरे देख के ऐसा नजर तो नहीं आ रहा। क्या सच में आप लोगों पे इतना प्रेशर है भैया? अरे भैया मैंने तो ये भी सुना है वहाँ बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सच है, कभी कभार बच्चे मानसिक तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाते जिसके कारण ये अनहोनी कर बैठते हैं। ऐसा भी क्या होता है कि जो वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, ऐसे तो वहाँ पर बड़ा कष्ट बढ़ जाता है। अरे बच्चों, तुम्हारा दोस्त सात्विक नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वो यहाँ पर आया नहीं या फिर अब तुम्हारे साथ ही नहीं पढ़ता? नहीं भैया, अब वो प्रवीण विद्यापीठ में पढ़ता है। हम सब कोचिंग के चिंतित रहते हैं, लेकिन उसको तो कोई चिंता ही नहीं है। अरे ऐसी भी क्या बात है जो उसे कोई फिक्र ही नहीं है? बात ऐसी है भैया, वो बताता है कि जो कोचिंग तुम घर से दूर रहकर करोगे वो फाउंडेशन उनके स्कूल प्रवीण विद्यापीठ में ही तैयार करा दिया जाता है। अरे कहने से कुछ नहीं होता है, करके भी दिखाना पड़ता है। अरे भैया यही तो बात है, वो करके दिखाते हैं। उनके स्कूल में बच्चे IIT JEE में सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसी है उनकी छात्रता ने ज़्यादा सिलेक्शन पाया है और ये साबित करके दिखाया कि स्कूल के सही माध्यम से सभी चीज़ें बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हाँ भैया, प्रवीण विद्यापीठ में निरंतर मैथ साइंस की 2-2 घंटे क्लासें लगती हैं, जिसमें उनका बेसिक क्लियर कराया जाता है, साथ में एडवांस की भी तैयारी कराई जाती है वहाँ। अच्छा,
और तो और भैया, जो बच्चे कोचिंगों में अपना लाखों पैसा बर्बाद करते हैं, किंतु प्रवीण विद्यापीठ में माता पिता का पैसा बर्बाद नहीं होता और बच्चों को घर से दूर भी नहीं जाना पड़ता। कितना अच्छा है वो स्कूल प्रवीण विद्यापीठ। हाँ, बहुत अच्छा है प्रवीण विद्यापीठ। करके दिखाया है। हमारे आदरणीय दीपक सर के मार्गदर्शन में बेटी ने घर पे रहते ही और उनके विशेष मार्गदर्शन से विद्यालय में पढ़ाई करते हुए, निरंतर रेगुलर क्लासेस लेते हुए उसने IIT क्रैक किया और वो बहुत अच्छे कॉलेज में गई है। अतः हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दीपक सर के मार्गदर्शन में, हमारे साथी अध्यापक अध्यापिकाओं के मार्गदर्शन में आपके बच्चे एक अच्छी और सुरक्षित जगह पर हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं इस चीज़ का कि निरंतरता के लिए हम जाने जाते हैं, छुट्टियां हम बिल्कुल करते नहीं हैं। अतः हम बच्चे की रेगुलरिटी के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते हैं, बच्चों के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और यही अपनी खूबी हम हमेशा बरकरार रखेंगे। आपका विश्वास हम कभी टूटने नहीं देंगे और मैथ और साइंस की निरंतर 2-2 घंटे की कक्षाएं हमारे विद्यालय में नियमित रूप से संचालित रहती हैं। जो 1 घंटा अगर कहीं पे हमें अन्य तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उसके लिए एक सब्जेक्ट के लिए हमें 8-8, 10-10 हज़ार पे करना पड़ता है और वही कक्षाएं हमारे विद्यालय में 2-2 घंटे की बच्चे को सिर्फ नाम मात्र की स्कूल फीस में प्रदान की जाती हैं। और इसी चीज़ को माता पिता को समझते हुए हम आपसे आशा करते हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, अतः अपने बच्चों को सही दिशा देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे, उनकी रुचियों को पहचानेंगे, उनकी अभिरुचियों को पहचानेंगे और बच्चे को थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ी सी आज़ादी देंगे ताकि वो खुल के अपने टैलेंट को पहचान सके और अपने टैलेंट को आगे निखार कर लेके आ सके। इंतजार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो रही हैं। हमारा काफ़ी बच्चों ने जिस पे मेहनत की थी, जो हॉरर एक्ट है वो बच्चों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था और वही आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। अतः इंतजार की घड़ियां खत्म हैं। अब हम जो अंतिम आपका जो सॉन्ग है, हॉरर सॉन्ग, वही सुनने और देखने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बच्चों का अभिनंदन कर दीजिए। तालियां तो मैं बजवाऊंगा सबसे, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बार भी आपसे कहना पड़े। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, पीछे से आवाज आनी चाहिए और थोड़ी सी ऊर्जा में भी कमी दिखाई दे रही है। हम भारत माँ के बच्चे हैं और भारत माँ के बच्चे ऐसे माहौल में शांत अच्छे नहीं लगते हैं। एक बार भारत माता की जय तो बोलनी पड़ेगी और पूरी शिद्दत से और पूरी दम लगा के बोलनी पड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद। IPL से ज़्यादा जो रोमांच है वो हमारे विद्यालय प्रवीण विद्यापीठ के प्रांगण में देखने को मिल रहा है और इसका सारा श्रेय मैं यहाँ पर उपस्थित आए हुए समस्त सम्मानित जन को मैं देना चाहूँगा। घटना पर आधारित है जिसे हम 3 भाग में दिखाएंगे। कुछ साल पहले की बात है जब पति देर रात नशे में घर आता था और वह अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता था। उसकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी जिसकी उम्र 10 साल थी, जो बीच पर बैलून बेचती और अपने परिवार को पालती थी। दूसरी बेटी 5 साल की, जो घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद पिता फिर से देर रात नशे में घर आया और अपनी पत्नी को जान से मार डाला। ये सारी बात उसकी बेटियों को नहीं पता थी। अगली सुबह बड़ी बेटी बैलून बेचने निकली तो उसने देखा कि उसकी माँ मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। यह जानकर पिता ने दोनों बेटियों को मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान उसकी बड़ी बेटी मर गई। दुराचारी पिता ने छोटी बेटी की आंखों के सामने ही दोनों को पास के ही कब्रिस्तान में दफना दिया और छोटी बेटी को घर ले आया। बच्ची माँ की याद में जोर जोर से रो रही थी। उसे चुप कराने के लिए अत्याचारी पिता ने दोस्तों के साथ किसी नए खेल खेलने के बहाने उस फूल सी मासूम बच्ची को भी मार डाला और कब्र में दफना दिया। आप देखिए
टेस्ट 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 टेस्ट। कब्रिस्तान से परिंदा उड़ा है, इसका मतलब कोई बुरी आत्मा उठेगी। ये मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास। बलून खरीदने पर सब ठीक होता है, पर अगर आप खरीदने से मना कर दो तो आपके साथ होते हैं कई सारे हादसे। जिसका नाम लेने से भी लोगों की रूह कांप जाती थी, लेकिन एक शैतान लड़के ने अपने दोस्तों को डराने के लिए वो गेम मंगवाया। ये गेम बहुत खतरनाक है और उसे बीच में छोड़ा जाए तो ये जानलेवा साबित होगा।
हाय। हेलो। अरे ये सब छोड़, तू उस गेम के बारे में बता। हाँ चलो बताता हूँ। ये वही गेम है ना? तू नहीं जानता इसके बारे में? नहीं, मैं तो नहीं खेलूंगा ये गेम। मुझे मरने का शौक थोड़ी ना है। तू क्यों लाया यहाँ मुझे? डरता तो मैं भी हूँ, पर मैं भी तो आया ना। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये गेम। चल बॉयज, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार खेल के तो देखो। अरे चल, भाग, जल्दी भाग। विनीत, ये गेम तो रियल है और ये सब सच में हो रहा है। इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। हाँ चल, वो बुक देखते हैं, उस बुक में कुछ सॉल्यूशन तो होगा ही। इस गेम को फाइनल स्टेज पे ले जाकर जीतना होगा, लेकिन अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो खतरा ज्यादा होगा। पहले तू जा, क्या तू ये रिस्क ले सकता है? हाँ, विनीत को बचाना ही है। इसके लिए उस डाइस तक जाना होगा। हमारे पास सिर्फ एक चांस और है।
काला क्या सफेद क्या कि दोनों में है भेद क्या ये खामखा नजूल है ये भले बुरे में फर्क क्या है स्वर्ग क्या है नर्क क्या ये पाप पुण्य सब फूल है क्या खोया क्या पाया जाने दे माया है सफाया जाने दे धर्म क्या ये भगवान समझा जो उठेगा धड़ से कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है किस्मत में जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित Night I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you aside. तो बच गया नाच नाच सारी रात क्या पता मैं कल लूटा पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का
दीजिए कुर्सी हटा दीजिए। अरे आरती के पश्चात हम समापन की ओर चलेंगे। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। बढ़ाओ अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश तन मुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे। कोई नित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भात जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश आपसे कहना चाहूंगा, यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई गलती हुई, आपको ये रजिस्टर एक चश्मा देने गई यार, उसका तो नाम आराम से बच्ची है, बताना कहाँ है। सबको सोने का सिक्का दिलवाऊंगा। नितिन सर कौन है? नितिन सर बैठे क्यों है? नितिन सर कहाँ हो सर? आप स्टाफ में हो, पता नहीं।
आएगी आएगी। वॉलंटियर्स बॉयज इधर आ जाओ इधर। एक मिनट रुक जाओ। इधर वेट सर वेट। आप सब लोग जाओ, वो आ इधर जाओ सर। मेरे पास में। ओके ठीक है ओके।